भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इन तीनों टॉपिक्स को मैंने पहले ही कवर कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप इन तीनों को जाकर पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इन तीनों जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे पिछली परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही हम 25 के आसपास क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो 20 से 25 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक चैप्टर से। तो मैं वही कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चंस आपके कवर करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से भी आपके जो टॉपिक हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट तथ्य, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा कि जिनसे हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कई सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। इसके अलावा जो बाल विकास है वो मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें बाल विकास में भी पूछी जाती हैं, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, तो ये सारे 15 और 10 और 15 नंबर का पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। चलिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे से ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे और कोहलबर्ग से। पहला प्रश्न आज की इस वीडियो का ये है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिए, मैंने आपको जब जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, सबसे पहले तो ये जानिए कि जीन पियाजे ने बच्चे के विकास की अवस्थाएं नहीं दी हैं। जीन पियाजे ने बच्चे के विकास में बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको दिया है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि चिंतन प्रारंभ किस अवस्था से होता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, इसमें बालक कुछ नहीं करता, केवल प्रतिक्रिया करता है, केवल आंख से हाथ हिलाना, ये सारी चीज करता है। औपचारिक सबसे चौथी वाली अवस्था थी जो 11 से लेकर 18 वर्ष का समय था, वो मैंने आपको बताया था। जो औपचारिक रूप से, यानी कि जो चीजें अमूर्त होती हैं उनके लिए भी बालक चिंतन करता है। अब यहां पर, लेकिन यहां पर बोला गया चिंतन प्रारंभ कब करता है। तो चिंतन प्रारंभ करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, एक है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक का जो समय है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। इसमें बालक पूर्व संक्रियात्मक, अगर आपको याद हो तो अतार्किक चिंतन की अवस्था मैंने आपको बताया था, यानी कि इसमें तर्क और चिंतन नहीं होता है। और जब मैंने आपको मूर्त संक्रियात्मक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इसका जो समय है वो 7 से 11 वर्ष था। इसमें बालक का जो चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है। इसमें मूर्त वस्तुओं के प्रति बालक चिंतन कर लेता है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखेंगे, मूर्त वस्तुओं के प्रति बालक चिंतन करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके अलावा अमूर्त जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रति चिंतन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो जब भी चिंतन प्रारंभ करने वाली बात आए तो आपको आंख बंद करके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगा देना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो बच्चे के नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कोहलबर्ग ने दी थी। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। याद रखेंगे, जीन पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर कहीं भी आपको अवस्थाओं में, बच्चे के विकास की अवस्थाओं में बौद्धिक शब्द दिख जाए तो याद रखना बौद्धिक किससे संबंधित है, जीन पियाजे से। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करती है। तो अमूर्त यानी कि जो वस्तुएं सामने नहीं है, उसने जो वस्तुएं नहीं देखी हैं उनके विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करती हैं। तो जब भी चिंतन प्रारंभ करने वाली बात आए तो आपको आंख बंद करके लगा देना है मूर्त संक्रियात्मक। इसमें औपचारिक संक्रियात्मक भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर जो सीटेट ने माना था वो ऑप्शन नंबर 1 माना था। यहां पर इसमें कंफ्लिक्ट ये था कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के प्रति तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो जब भी तार्किक चिंतन प्रारंभ कर रहा है लेकिन वो अमूर्त संकल्पनाओं के प्रति कर रहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, बच्चा मूर्त चीजों के प्रति, यानी कि जो चीजें उसके सामने है उनके प्रति ही चिंतन कर सकता है। लेकिन जो अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर इसका दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, याद रखेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक का दूसरा नाम क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इसमें बालक अमूर्त जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए भी चिंतन करता है। लेकिन यहाँ पर चिंतन प्रारंभ करने वाली बात कही गई थी, तो इसलिए जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माना है, मूर्त संक्रियात्मक। और ये दोनों पहली अवस्थाएं हैं, पहली 2 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रिय गामक अवस्था क्या है? सबसे पहली अवस्था है जिसका समय है 0 से 2 वर्ष। इंद्रिय जनित अवस्था भी इसको बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं इसको, कई सारे नाम हैं इसके। तो किससे संबंधित है ये? तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे ने नहीं दिया है, वो तो वाइगोत्स्की का है, तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं होगा। अनुकरण करना, स्मृति और मानसिक निरूपण, तो ये हो सकता है हमारा। लेकिन हम आगे वाले प्रश्नों को और पढ़ते हैं, क्योंकि बालक इसमें क्या करता है? अनुकरण करता है, उसकी स्मृति में सारी चीजें होती हैं, तो इंद्रियगामक अवस्था से ये संबंधित है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, तो इंद्रियगामिक यानी कि पहली अवस्था में तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0 से 2 वर्ष ही है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर सकता, ये कट गया हमारा, पहला कट ही चुका है हमारा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण कैसे कर लेगा? 0 से 2 वर्ष का बालक का विश्लेषण तो कर नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे। अनुकरण करता है, स्मृति में कई सारी चीजें उसकी होती हैं, और मानसिक निरूपण वो करता रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 होगा 4 वाले का आंसर। कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत, जैसे ही आपको कोहलबर्ग का नाम दिखे, लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना है, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो निर्देश तो दे नहीं सकता शिक्षक, क्योंकि शिक्षक एनसीएफ के अनुसार क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, उसको एक रास्ता दिखाने वाला होता है, निर्देशक तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा कट गया। तो एनसीएफ वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ ईवीएस के लिए क्या है, एनसीएफ इंग्लिश के लिए क्या है, एनसीएफ बाल विकास के लिए क्या है, तो इनको मैंने अलग अलग डिस्कस कर दिया था, ठीक है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों की बात हो रही है, धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो नियम में बच्चे को बांधा नहीं जा सकता, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करता हूं, जहां पर चर्चा की बात हो रही है, अपने आप समझ जाइएगा कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, और उनको बच्चों को शामिल भी किया जा रहा है इसमें, तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर है 5वें का, ठीक है। 5वें का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, निहितार्थ बोलते हैं भावार्थ, यानी कि उसका अर्थ क्या है? तो प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो बच्चे की सहायता न करोगे तो मतलब अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, बच्चे की सहायता तो शिक्षक को करनी पड़ेगी, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। बच्चे का बुद्धि लब्धि कम है तो उसके साथ क्या सीखेगा? ज्यादा नहीं सीखेगा, तो अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये भी कट गया हमारा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि सहयोग से समस्या को समाधान करना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन हम चौथा जो ऑप्शन है वो भी पढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त, यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दत्त कार्य होगा, दत्त कार्य देना, तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षक नहीं दे सकता, इससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की हो रही है, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत कब होगा? बच्चे में सामाजिक रूप से जो विकास है वो कब होगा? सहयोगात्मक रूप से अगर वो समस्या समाधान करेगा, ठीक है, सहयोग लेकर बच्चों की सहयोग करके समस्या समाधान करेगा, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये सिद्धांत एकदम फिट बैठता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है 6 वाले का। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे, सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर में 2014, 13, 15, 16, तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो सुबह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को डैश कर लिया है, तो दाल चावल को क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया है। तो अंगीकार तो होता नहीं, अंगीकार होता है जैसे फाइनल टच देना, किसी भी चीज को लॉन्च करना, तो अंगीकार नहीं हो सकता, तो यहां पर ये वर्ड फिट नहीं बैठता है।
समायोजन करना, तो दाल चावल को क्या मतलब ऐसे कुछ समायोजन थोड़ी कर लिया है, तो यहाँ पर तो ये भी नहीं होता है, एडजस्टमेंट से संबंधित ही नहीं है। अनुकूलित हो सकता है, उसको उसने उसको अनुकूलित अनुकूलित कर लिया है, इसलिए उसने खाना सीख लिया है। यहाँ पर समुचितता, अब देखिए दो वर्ड हैं, मान लीजिए एक बार को मान लेते हैं कि दोनों वर्ड के जो डेफिनेशन है, मीनिंग आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर जो अनुकूल वर्ड है अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, याद रखेंगे। अनुकूल करना, अनुकूलित करना समायोजन से संबंधित है, और ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो हमेशा इसको ही आंसर लगाइएगा, ठीक है। जब दो ऑप्शन बचे तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, ठीक है। आगे का है, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके 5 नाम थे, मैंने आपको ठीक इससे 3-4 दिन पहले ही वाइगोत्स्की पढ़ाया था, तो उसके 5 नाम थे। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सामाजिक समायोजन का सिद्धांत। तो इस तरह से इन 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। अब इसमें एक नाम है इसका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो इस पर क्या आधारित है, ऑप्शन पढ़ते हैं। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न आपको समझ में आ जाता है लेकिन ऑप्शन एक भी नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ऑप्शन सारे के सारे टफ हैं, तो मैं इसकी ये ट्रिक बताता हूं कि आपको इस तरह से किस तरह से एलिमिनेट करना है चीजों को। यहां पर एक चीज देखिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है, तो सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास किसका है, जीन पियाजे का, तो हम ये वाला ऑप्शन काट देंगे। अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम यानी कि अंतर्दृष्टि के बिना ही अधिगम करना, अपने आप को चीजों को बिना समझे ही अधिगम करना, तो ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। अब बचे 2 ऑप्शन, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अनुकूलन वर्ड है अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन शिक्षण क्या है, एक वास्ट टॉपिक है। पारस्परिक शिक्षण यानी कि लगातार शिक्षण करते रहना, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण यानी कि लगातार शिक्षण करते रहना। और सक्रिय अनुकूलन एक छोटा वर्ड है, यानी कि छोटा वर्ड नहीं है, ये इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, यानी कि छोटा क्षेत्र है। किसी चीजों को मिलाने की अगर बात की जा रही हो, जहां पर समायोजन की बात की जा रही हो, तो वहां पर अनुकूलन आता है। यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इसका, ठीक है, शिक्षण का। तो इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है, ठीक है, उपेक्षा मतलब इसकी निंदा की गई है। तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें सामाजिक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये दोनों शामिल है। जैविक आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और भाषाई तो इसमें शामिल है ही, क्योंकि जो भाषा उसका ही एक तत्व है, उसका ही महत्वपूर्ण तत्व है। जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी भाषा के विकास के सिद्धांत से भी संबंधित है। तो यहाँ पर जैविक से कोई संबंधित नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं होगा कि जैविक वर्ड वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, मतलब समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो प्रश्नों को ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। पूरे प्रश्न में अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वाइगोत्स्की अगर नाम दिया गया है तो आप समझने की कोशिश करें कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत ही होगा। तो इस तरह से चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल है। मतलब बहुत ही इजी सा प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा मैंने आपको बताया था, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित स्तर। तो इसमें क्या है, बच्चा आंख, कान और हाथों से सोचता है, मतलब और तो कुछ कर नहीं सकता, और इन सारी चीज़ों में तो बालक क्रिया करने लग जाता है। तो ये इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। जीन पियाजे वाला जो लेक्चर है वो आप जरूर देखिएगा, मैं ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हूँ। उस सिद्धांत को देखिए, सभी सिद्धांत को देखिए। आपकी सीटेट परीक्षा में 3 सिद्धांत मेनली पूछे जाते हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो इन तीनों को बड़े विस्तार से मैंने चर्चा किया है, इन तीनों को बड़े आराम से पढ़िए। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी करके। अगर आप सीटेट के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं जिसमें केवल सीटेट के टॉपिक शामिल हों, उसमें कोई भी टॉपिक यूपी टेट, एमपी टेट, रीट वगैरह का कोई भी टॉपिक शामिल नहीं है, उसमें सारे टॉपिक्स को मैंने सीटेट परीक्षा के लिए डिस्कस किया है।
तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उस कोर्स को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इसके बाद वाली वीडियो में मैं 14-15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए धन्यवाद।